हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैंने सामाजिक विज्ञान से वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक लेकर आया हूँ जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो आगामी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों का काफ़ी लाभदायक होगा शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के कारण क्या थे? इन अवरोधक को सरकार को क्यों हटाना चाहती है? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एक विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। विदेशी प्रतिबंध से देशों के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया। 1950 से 60 के दशक में उद्योग की स्थापना हुई और इस अवस्था में इन निवेदित उद्योगों की आयात में प्रतिस्थापन करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरों, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी। सन 1991 में आर्थिक नीति में परिवर्तन किया। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के उत्पादक के साथ प्रतिस्थापना करनी होगी, जिसमें देश के उत्पादों को प्रदेशों से सुधार होगी और वे अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इसलिए विदेशी व्यापार एवं निवेश पर अवरोधकों का काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इससे अर्थ है कि वस्तुओं का सुगमता से आयात किया जा सकता है और विदेशी कंपनियां यहां पर अपने कार्यालयों कारखानों से स्थापित कर सके हैं। सरकार द्वारा अवरोधक एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करी? श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों की महत्वपूर्ण मदद होगी। श्रम कानून में लचीला से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगार का सृजन होगी। साथ ही इन उद्योगों की कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा और उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी होगा। श्रम कानूनों में लचीलापन के बाद अनेक भारतीय कंपनियों का लाभ होगा। इस कंपनियों ने अपनी उत्पादकता मानकों के ऊंचे उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ व्यापारिक सहयोग करके लाभ अर्जित किया। दूसरे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा सीमित रखती है। कंपनियां उन देशों में अन्य कारखानों स्थापित करते हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं संसाधन मिल सकते हैं, जहां सरकारी नीतियां भी अनुकूल है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों को स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, लेकिन अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीद कर उत्पादन का प्रसार करती है, जैसा एक अमेरिका हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कारगिल फूड्स ने अत्यंत छोटी भारतीय कंपनी फूड्स को खरीद लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का आदेश देती है। वस्तु, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान वैसे उद्योग हैं जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है, जो अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का अधिग्रहण क्यों करते हैं? क्या आपने मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले ऐसे मांग करनी चाहिए? तो विकसित देश विकासशील देशों में उनके व्यापार और निवेशों का उदारीकरण कहते हैं। इनका मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधों को हानिकारक इसलिए
को नहीं चाहना चाहिए। देश के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियों उदार बनानी चाहिए, इसलिए इन्हें विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन बनाना, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों लागू कर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश व्यापार अवरोधक को हटाने के लिए विवश है, जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा। विकसित देश समय समय पर विकासशील देशों की सरकार से प्रश्न पूछता है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के ताक पर अपने देश में अवरोधकों बनाए रखा। यह मुक्त और न्यायसंगत है। यदि विकासशील देश विश्व के व्यापार संगठनों के नियमों को अवरोधक हटा रहा है तो विकसित देशों को भी अवरोधक को हटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो विभिन्न देशों के बीच वैश्वीकरण संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु वह प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय एक विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में धनी वर्ग के उपभोक्ता का लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वो इनके उत्पादकों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित रहे हैं। परिणामतः यह लोग पहले की अपेक्षा एक उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों कर्मचारियों की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादक, खाद्य तेल उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे छोटे निर्माता टिक नहीं सके। कई इकाइयां जिसके चलते अनेक श्रमिकों को बेरोजगारी हो गया है। वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों को जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों की रोजगार लंबी समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों की न्यायिकता हिस्सा नहीं मिली। यह सभी प्रमाण संकेत करता है कि वैश्वीकरण सभा के लिए लाभप्रद नहीं रहा। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला। व्यापार और निवेश नीतियों को उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसी सहायता पहुंचाती है। सरकार द्वारा व्यापार पर अवरोधकों का अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। सरकार व्यापार अवरोधक प्रयोग का प्रयोग विदेश व्यापार से वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है तथा विदेशी कंपनियां भी उनके कार्यालय और कारखाने खोल सकेगी। व्यापार को उदारीकरण से व्यवसायी को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहती है। वैश्व को सभी देशों को अपना निर्देश उदार बना लेना होगा, तभी वैश्वीकरण बढ़ावा मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करती है। यहाँ दिए गए उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न विषय व्याख्या कीजिए। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बेरोजगार के एकीकरण को निम्नलिखित प्रकार से मदद करती है। एक में विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजारों में पहुंचने का अवसर मिलता है। इससे उत्पादक देश के बाजारों के साथ विश्व के बाजारों से भी प्रतियोगिता कर सके। ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है। उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने देशों में ही उपलब्ध होने लगती है। उदाहरण के लिए भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय और विदेशी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा हो। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तो भारतीय उपभोक्ता के सामने अधिक होगा। फिर नेक्स्ट में देखेंगे विकल्प उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियां भी अपनी हानि को कम करने के लिए
अपने उत्पादों की गुणवत्ता और कीमतों को सुधार करेगी तथा अन्य प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? या उत्तर का उदाहरण दीजिए। तो मेरे अनुसार आज से 20 वर्ष बाद वैश्वीकरण न केवल जारी रहेगा बल्कि वो अपने चरम पर रहेगी। विश्व के विभिन्न देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी होगी। उनमें वस्तुएं, सेवाओं, टेक्निकल तथा श्रमिकों का आदान प्रदान बहुत अधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अधिक से अधिक निवेश करेगी। विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा। इस अवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में विभिन्न देशों में एकीकरण में वृद्धि होगी। एक देश के तकनीक, पूंजी तथा दूसरे श्रम के कम आने लगेंगे, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो बंद कला मान लीजिए कि यदि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं कि यह कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास की क्षति पहुंचाई है, दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है, इन लोगों की आपसे कैसा जवाब देगा? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यदि प्रभाव सकारात्मक भी रहा तथा नकारात्मक भी है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण से भारत के विकास में मदद पहुंचाता है तथा कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास को क्षति पहुंचाई। मेरा विचार यह है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, लोगों की नई व उन्नति टेक्निकों की वस्तु तथा बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, लोगों के जीवन के स्तर में सुधार हुआ, किंतु यह विकास असमान रहा। अर्थात इतने बड़े उद्योगपतियों, शिक्षित व धनी उत्पादकों की धनी उपभोक्ताओं को तो लाभ पहुंचाया, किंतु छोटे उद्योगपतियों, सुशीला जैसे श्रमिकों और विकासशील देशों के नुकसान पहुंचने के है। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत में कई लघु और कुटीर उद्योगों को लाभ नष्ट कर दिया। श्रम कानूनों में वैश्वीकरण के कारण बहुत लचीलापन आया, जैसा लोगों को रोजगार भी अनिश्चित हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब वैश्वीकरण अनिवार्य विकल्प है, जो सरकार द्वारा वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति वैश्वीकरण अनिवार्य विकल्प है तो सरकार द्वारा वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसका कुछ लाभ तक ही सीमित न रह सके। सरकार की छोटी उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर ऋण देकर, बेहतर बिजली की सुविधा देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना चाहिए। विकासशील देशों को विकसित देशों पर अपने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के दबाव डालना चाहिए। नेक्स्ट एरिक से लिख दिया है, सुमेलित वाले क्वेश्चन है ये सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सुमेलित से क्वेश्चन ये रिलेटेड है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर जितने भी स्टूडेंट्स जो ये टॉपिक जो था वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के था, जो क्लास 10th का था, सामाजिक विज्ञान इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में